हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्रिपरेशन ऑफ परमानेंट स्लाइड्स के बारे में स्टडी करेंगे। यानी कि स्थायी स्लाइड बनाने की प्रक्रिया के बारे में हम आज जानेंगे। बड़े आकार के कोई भी जंतु के एक्सटर्नल कैरेक्टर्स की स्टडी उसके जीवित अवस्था में या उन्हें मारकर उनको प्रिजर्व करने के बाद हम स्टडी कर सकते हैं। लेकिन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या सूक्ष्म जीव जंतुओं का विस्तृत संरचना और किसी भी बड़े ऑर्गेनिज्म की हिस्टोलॉजिकल स्टडी बिना आवर्धन के संभव नहीं होती है। यह अध्ययन माइक्रोस्कोप के द्वारा हम कर सकते हैं। इसके लिए सूक्ष्म जीव जंतुओं यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या बड़े ऑर्गेनिजम्स के हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स जो हैं उनको आरोपित कर स्थायी स्लाइड बनाकर उनका अध्ययन किया जाता है। स्थायी आरोपण की आवश्यकता तब होती है जब सूक्ष्म जंतुओं या ऊतकों का बार बार लंबे समय तक अध्ययन करना होता है। इसके लिए जो भी सामग्री है उसका स्थायीकरण किया जाता है ताकि लंबे समय तक रखने पर भी ऊतकों व सूक्ष्म जंतुओं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्ट्रक्चर में कोई विशेष परिवर्तन ना हो और स्लाइड जो है वो खराब नहीं हो। परमानेंट प्रिपरेशन या स्थायी रचना के लिए विशेष प्रक्रिया की जाती है जिन्हें हम निम्न तरीके से समझ सकते हैं। फर्स्ट स्टेप जो होता है परमानेंट प्रिपरेशन में वो होता है किलिंग एंड नार्कोटाइजेशन, जिसे हम कहते हैं मारन तथा संवेदन मंदन। सेकंड स्टेप इज फिक्सिंग, जिसे हम स्थायीकरण कहते हैं। थर्ड स्टेप में वॉशिंग, जिसे हम धावन कहते हैं। फिर आता है स्टेनिंग या अभिरंजन। फिफ्थ स्टेज में होता है डी स्टेनिंग या रिमूवल ऑफ एक्सेस स्टेन, अभिरंजक की अधिक मात्रा को हटाना, जिसे हम अनअभिरंजन कहते हैं। फिर होता है डिहाइड्रेशन और रिमूवल ऑफ वाटर, जिसे हम कहते हैं जल का निष्कासन किया जाता है, जिसे हम निर्जलीकरण कहते हैं। फिर सेवेंथ स्टेप होता है डी एल्कोहलाइजेशन और क्लियरिंग, जिसे हम अल्कोहल से मुक्तिकरण या निर्मलीकरण कहते हैं। और फिर होता है माउंटिंग ऑन द स्लाइड, जो मटेरियल को हमने डिहाइड्रेट किया है उसका माउंट करना यानी कि उसका आरोपण करना, और उसके बाद हम उस स्लाइड को लेबल करते हैं। एक एक करके अगर हम स्टेप को स्टडी करें तो फर्स्ट स्टेप जो हमने देखा दैट इज किलिंग एंड नार्कोटाइजेशन। पहले स्टेप में परमानेंट प्रिपरेशन के फर्स्ट स्टेप में इंस्टेंट किलिंग ऑफ द ऑर्गेनिज्म होता है ताकि कोई भी उसमें चेंजेस जो हैं फिर नहीं हो। अध्ययन सामग्री के जीवित अवस्था में होने पर उसे हम रासायनिक प्रतिकारक द्वारा मारते हैं जिससे उसकी तात्कालिक मृत्यु हो जाए और उसकी मूल संरचना में कोई विशेष परिवर्तन ना हो। तो जो वेरियस किलिंग एजेंट्स जो हैं वो इसमें हम यूज करते हैं, जैसे क्लोरोफॉर्म, ईथर, मिथेनॉल, अल्कोहल, एसीटोन एटसेट्रा। ये सारे किलिंग एजेंट्स हैं जिनको हम यूज करते हैं। सेकेंड स्टेप में हम फिक्सेशन करते हैं या फिक्सिंग ऑफ द मटेरियल जिसे हम कहते हैं। यह वेरियस फिक्सेटिव एजेंट्स के थ्रू होता है और ये एक बहुत एसेंशियल स्टेप होता है माइक्रोस्कोपिक प्रिपरेशन के लिए। फिक्सेशन में औतिकीय संरचनाओं को यथास्थिति में रखने के लिए फिक्सेशन जरूरी होता है। यह क्यों जरूरी होता है? इसकी विशिष्ट जो कैरेक्टर्स हैं, विशेषताएं हैं, वो ये होती हैं कि ऊतकों को ये कठोरता प्रदान करते हैं और मरण उपरांत होने वाले जो भी विरूपण और कोशिकीय संकुचन है उसको वे नहीं होने देते हैं। सेकंड इम्पोर्टेंट जो फंक्शन है इसका कैरेक्टर है वो ये होता है कि जीवाणुशय तथा अपघटन को ये रोकता है और कोशिकीय घटकों को अविलीय बनाता है। थर्ड इम्पोर्टेंट कैरेक्टर जो है वो ये है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में परिवर्तन कर उनके घटकों को ये अधिक स्पष्ट करता है और ऊतकों को अभिरंजन के अनुकूल बनाता है।
तो वेरियस फिक्सेटिव एजेंट्स जो हम यूज करते हैं वो होते हैं एब्सोल्यूट एल्कोहल 90% एल्कोहल, ग्लिसरीन, पिक्रिक एसिड, फॉर्मोल एंड इट कैन बी नाइट्रिक एसिड विद और विदाउट वाटर। थर्ड स्टेप में फिर हम वॉशिंग करते हैं, यानी कि धावन की प्रक्रिया जो है वो होती है, जो कि एक एसेंशियल प्रोसेस है पूरे परमानेंट प्रिपरेशन में। अमिश्रित तथा अतिरिक्त स्थायी कारक द्रव को इससे हटाया जाता है। यदि अतिरिक्त स्थायी कारक द्रव को नहीं हटाया जाएगा तो अभिरंजन अच्छे तरह से नहीं हो पाएगा। इसलिए वॉशिंग जो है या धावन स्टेज जो है वो बहुत जरूरी होती है। फिर आती है स्टेनिंग। जब हम अब टिश्यू को स्टेन करते हैं, अभिरंजन, उसमें अभिरंजन की स्टेज जो है वो होती है। ऊतकों और कोशिका घटकों को स्पष्ट रूप से विभेदित करने के लिए विभिन्न कार्बोनिक अभिरंजनों का प्रयोग किया जाता है। स्टेन्स जो हैं वो दो तरह के होते हैं, हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। न्यूक्लियर स्टेन्स यानी कि केंद्रकीय रंजक, या साइटोप्लाज्मिक स्टेन्स जिसे हम कोशिका द्रव्य रंजक भी कहते हैं। न्यूक्लियर स्टेन्स जो होते हैं वो कोशिका के केंद्रक को अभिरंजित करते हैं, और साइटोप्लाज्मिक स्टेन्स जो होते हैं वो कोशिका के कोशिका द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म को अभिरंजित करते हैं। न्यूक्लियर स्टेन्स में हम हीमोटॉक्सिलिन यूज करते हैं, और साइटोप्लाज्मिक स्टेन्स जो हैं वो कई तरह के होते हैं, जैसे इयोसिन, बोरेक्स कार्मीन, पिक्रो इंडिको कार्मीन एटसेट्रा। For general and whole mount, borax carmine is used. एल्कोहलिक अभिरंजनों का उपयोग 70% या 90% एल्कोहल में निर्जलीकरण के पश्चात ही प्रयोग में लाया जाता है। यहाँ दो तरीके की स्टेनिंग होती है, सिंगल स्टेनिंग या फिर डबल स्टेनिंग। सिंगल स्टेनिंग या एकाकी अभिरंजक क्रियाविधि और दोहरी अभिरंजक क्रियाविधि। नेक्स्ट स्टेप इज डी स्टेनिंग। द रिमूवल ऑफ एक्सेस स्टेन इज कॉल्ड डी स्टेनिंग। अध्ययन सामग्री यदि उचित से अधिक गहरी रंजित हो जाए तो अभिरंजक की अतिरिक्त मात्रा को हटाने की क्रिया को डी स्टेनिंग या अभिरंजन हरण जो है कहते हैं। देन कम्स डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन या निर्जलीकरण, जिसमें हम द प्रोसेस इज मेंट फॉर द रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम द टिश्यूज। यह वह क्रिया है जिसके द्वारा अध्ययन सामग्री से क्रमिक रूप से जल का निष्कासन किया जाता है। स्थायी स्लाइड बनाने के लिए यह क्रिया अति आवश्यक होती है, क्योंकि यदि सामग्री में जल रह जाता है तो वह सड़ने लगती है या उसमें फफूंद आ जाती है। अध्ययन सामग्री का सड़ने से बचने के लिए, उस जो टिश्यू है उसको सड़ने से बचाने के लिए निर्जलीकरण आवश्यक होता है। इसको क्रमिक रूप से अल्कोहल की क्रमिक सांद्रता में रखा जाता है, यानी कि थ्रू वेरियस ग्रेड्स ऑफ अल्कोहल जो है उसमें इसे हम पास करते हैं, जैसे 30% अल्कोहल, 50%, 70%, 90% एंड एब्सोल्यूट या परिशुद्ध अल्कोहल। हर श्रेणी के अध्ययन सामग्री को 5 मिनट से अधिक तक रखा जाता है, यानी कि सामग्री को हम चढ़ती हुई सांद्रता की श्रेणियों से गुजारते हैं। जो भी है उस जो माउंटिंग मटेरियल है, जो भी टिश्यू है, उसको हम वेरियस ग्रेड्स ऑफ अल्कोहल की जो है ग्रेजुअली इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल में पास करते हैं। द नेक्स्ट स्टेप इज क्लियरिंग और डी एल्कोहलाइजेशन। क्लियरिंग या निर्मलीकरण। After dehydration, transparency in tissues is obtained by treating with the clearing agent, which removes alcohol and makes the tissue clear and
ट्रांसपेरेंट, यानी कि एक्सेस अल्कोहल इससे रिमूव हो जाता है और टिश्यू जो है वो ऊतक क्लियर और ट्रांसपेरेंट हो जाता है। इसके लिए क्लियरिंग एजेंट्स में हम सीडार वुड ऑयल, क्लोव ऑयल, जाइलोल या फिर बेंजोल भी यूज कर सकते हैं। जाइलोल जो है वो कॉमनली एम्प्लॉयड होता है। यह जो है वो टिश्यू को कठोर बनाता है और उसकी पारदर्शिता जो है उसको प्रदान करता है। नेक्स्ट स्टेप जो है दैट इज माउंटिंग या आरोपण। यह जो है लास्ट स्टेप होता है परमानेंट प्रिपरेशन का। इसमें हमारे पास बहुत ज़्यादा चॉइस नहीं होती है। माउंटिंग मटेरियल जो भी होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो टिश्यू के जैसा ही होना चाहिए और इसके लिए हम दो तरह के माउंटिंग मटेरियल यूज करते हैं, कनाडा बाल्सम या फिर डीपीएक्स। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है डिहाइड्रेटेड और क्लियर्ड सेल का दैट इज n इज इक्वल टू 1.54 और डीपीएक्स जो है उसका यह ऑलमोस्ट सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो होता है। उसके बाद जो है एक बार जब हम माउंट कर देते हैं स्लाइड के ऊपर किसी भी टिश्यू को, फिर उसके बाद उस टिश्यू की लेबलिंग होती है। लेबलिंग में हम क्या करते हैं, पेपर से उसके लेबल्स बनाते हैं जिस पर हम क्या टिश्यू है या कौन सा एनिमल है उसके बारे में लिखते हैं, उसको लेबल करते हैं, किस तारीख को हमने ये माउंट करा और किस टाइम पर किया और जिसने भी इसको बनाया उसका नाम जो है हम उस लेबल पर लिखते हैं। सो वेरियस प्रिकॉशंस एंड इंस्ट्रक्शंस जो हमें ज़रूरी होती हैं परमानेंट प्रिपरेशन बनाने के लिए। आर्टिकल्स सच एज स्लाइड्स, कवर स्लिप्स और इंस्ट्रूमेंट्स जो भी हैं वो परफेक्टली क्लीन होनी चाहिए, एकदम साफ होनी चाहिए। जो वर्किंग प्लेस है वो पूरा ऑर्डर में होना चाहिए। डिहाइड्रेशन के दौरान टिश्यूज जो हैं उनको टाइटली क्लोज्ड कॉक या ग्लास टॉपर्ड ट्यूब्स में रखना चाहिए। ब्रीदिंग भी बहुत क्लोजली होनी चाहिए ताकि जो भी डिहाइड्रेटिंग मटेरियल है उसमें कोई भी वाटर ड्रॉपलेट्स या मॉइस्चर जो है वो नहीं जाए। द चेंज ऑफ सॉल्यूशन शुड बी डन वेरी केयरफुली। एक से जब दूसरे सॉल्यूशन में या एक से दूसरे अल्कोहल सीरीज में हम टिश्यू को पास करते हैं तो वो बहुत केयरफुली और क्विकली होना चाहिए, रिड्यूसिंग द टाइम ऑफ एक्सपोजर टू एटमॉस्फेयर टू बी मिनिमम। तो चलिए हम स्लाइड बनाने का एक संक्षिप्त विवरण जो है उसको स्टडी करते हैं। इस स्लाइड में हम दोनों तरह की स्टेनिंग स्टडी करेंगे, सिंगल स्टेनिंग और डबल स्टेनिंग, यानी कि एकाकी अभिरंजन विधि और दोहरा अभिरंजन विधि। तो पहले हम सिंगल स्टेनिंग स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, मटेरियल को फिक्स करते हैं, यानी कि मटेरियल जो भी हमारा अध्ययन का मटेरियल है उसका स्थायीकरण करते हैं। फिर हम उसका धावन करते हैं, उसको वॉश करते हैं और फिर हम उसका डिहाइड्रेशन प्रोसेस जो है वो स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम सबसे पहले उसको 30%, फिर 50% और फिर 70% अल्कोहल में डालते हैं, यानी कि उसका निर्जलीकरण करते हैं। फिर हम उसको स्टेन करते हैं, कोई भी साइटोप्लाज्मिक स्टेन जैसे कि इओसिन है उससे हम उसको स्टेन करते हैं। स्टेन हम 70% अल्कोहल के बाद ही क्यों करते हैं, क्योंकि हमारा स्टेन जो है वो 70% अल्कोहल में बना हुआ होता है। उसके बाद फिर हम उसको 70% अल्कोहल में दोबारा डाल के डी स्टेन करते हैं, यानी कि उसका अभिरंजन हरण जो भी एक्सेस स्टेनिंग हुई है उसको हम हटाते हैं और फिर हम उसको वापस से 90% अल्कोहल में डालते हैं और फिर 100% अल्कोहल या एब्सोल्यूट अल्कोहल या परिशुद्ध अल्कोहल में डालते हैं। डिहाइड्रेशन कंप्लीट होने के बाद हम फिर उसको डी एल्कोलाइज करते हैं, हम उसको जाइलोल में डालते हैं जिससे कि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्लियर हो जाए, जो उसकी ट्रांसपेरेंसी है वो एकदम क्लियर हो जाए और मटेरियल जो है वो हमें एकदम ट्रांसपेरेंट दिखे। उसके बाद फिर हम उसको डीपीएक्स में माउंट करते हैं। डीपीएक्स में हम उसे कैसे माउंट करते हैं, हम एक स्लाइड को लेते हैं और एक रॉड या एक छड़ की सहायता से आरोपण माध्यम की एक बूंद, यानी कि डीपीएक्स जो है यहाँ पर उसकी एक बूंद को सेंटर में रखते हैं।
ब्रश या चिमटी की सहायता से फिर हम अध्ययन सामग्री या टिश्यू को ज़ाइलीन से निकालकर आरोपण माध्यम यानी कि डीपीएक्स में रखते हैं। यहाँ पे यह ध्यान रखने की बात है कि इसमें कोई भी हवा का बुलबुला या कोई भी एयर बबल जो है वो नहीं आना चाहिए। कवर स्लिप को चिमटी की सहायता से फिर 40 डिग्री एंगल पर या तिरछा पकड़ते हुए इसका दूसरा सिरा आरोपण माध्यम की बूंद को छूते हुए धीरे धीरे उस पर रखते हैं। यहाँ पर भी ये ध्यान देने वाली बात है कि कोई भी एयर बबल जो है वो यहाँ इसमें नहीं आने पाए। फिर कवर स्लिप के बाहर को आरोपण माध्यम को ज़ाइलीन में भीगे हुए कपड़े या ब्लॉटिंग पेपर से साफ करते हैं। ध्यान रखना है कि अध्ययन सामग्री को सदैव ही कवर स्लिप के मध्य में रखना है। तो इस तरीके से हम उसको डीपीएक्स में फिर माउंट करते हैं। यहाँ पे ये ध्यान रखने वाली बात है कि हर रिएजेंट में हम जो है टिश्यू को अध्ययन मटेरियल को 5 से 15 मिनट तक रखते हैं। नाउ द चार्ट फॉर डबल स्टेनिंग, जो दोहरा अभिरंजन है उसको हम स्टडी करते हैं। एक ब्रीफ उसका विवरण। डबल स्टेनिंग में हम दोनों स्टेन यूज करते हैं, न्यूक्लियर स्टेन एंड साइटोप्लाज्मिक स्टेन, यानी कि केंद्रकीय और कोशिका द्रव्य रंजक दोनों इस्तेमाल करते हैं। पहले हम न्यूक्लियर स्टेन यूज करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर भी हम मटेरियल को फिक्स करते हैं, उसका हम स्थायीकरण करते हैं, फिर उसको वॉश करते हैं और उसके बाद हम सीधा उसको जो है वो केंद्रकीय अभिरंजक या हीमोटॉक्सिलिन जो है उसमें हम इसको स्टेन करते हैं। फिर हम इसको डीस्टेन करते हैं और टैप वाटर में वॉश करते हैं और फिर हम उसका निर्जलीकरण का प्रोसेस, डिहाइड्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट करते हुए उसको 30% अल्कोहल, 50% अल्कोहल और 70% अल्कोहल में क्रमशः डालते हैं। और उसके बाद फिर हम साइटोप्लाज्मिक स्टेन या जो उसका कोशिका द्रव्य रंजक है उसमें डालते हैं। इस केस में हमने यहाँ पर इयोसिन लिया है, तो इयोसिन में हम उसको स्टेन करते हैं। फिर हम दोबारा एक्सेस स्टेन को हटाने के लिए उसे दोबारा 70% अल्कोहल में डालते हैं। फिर हम 90% अल्कोहल और उसके बाद परिशुद्ध अल्कोहल या एब्सोल्यूट अल्कोहल में डालते हैं और फिर उसको क्लियर करने के लिए हम उसे ज़ाइलॉल में डालते हैं। और जैसे मैंने सिंगल स्टेनिंग में बताया उसी तरीके से फिर हम उसको डीपीएक्स में माउंट करते हैं। यहाँ पर भी हमें ये ध्यान रखना है कि हर रिएजेंट में हमें जो है प्रोसेस के दौरान 5 से 15 मिनट तक जो है मटेरियल को रखना है। तो आज हमने परमानेंट स्लाइड या स्थायी स्लाइड बनाने का प्रोसेस जो है वो स्टडी किया। इस विधि द्वारा स्लाइड को वर्षों तक संग्रहित किया जा सकता है।